नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो फेयर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा लें ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी जो यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो कैसी कराई जा रही है, एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में। फ्री में कराई जा रही है और आपको स्टडी मटेरियल जो है वो भी फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, निःशुल्क मुहैया कराए जा रहे हैं। और सिर्फ ये कहने वाली बातें नहीं है, ये बिल्कुल यकीन मानिए पूरी जो आपकी तैयारी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। जो बच्चे दूर दराज से आते हैं, आपके पास पैसे नहीं है और आपकी इच्छाएं हैं, आपकी डिज़ायर है कि यूपीएससी एग्जाम को पास करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपके इस सपने को हम लोग एक नई उड़ान दे रहे हैं और यहां पर आपको पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। ठीक है, अभी तक आपकी पॉलिटी की क्लास हुई है। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जो पॉलिटी की हुई हैं वो 39 हुई है ना। 39 क्लासेस पॉलिटी की हुई हैं। आज आपकी ये 40वीं क्लास है और ये जो 39 क्लास हुई है अभी तक आपने नहीं की हैं तो ये सारी 39 क्लासेस वो आपको मिल जाएंगी कहाँ, वो आपको एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी तक की जो 1 से 39 क्लास की जो पॉलिटी की क्लास है वो आप कर सकते हैं। लिंक दिया गया है, लिंक पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, सारी जो क्लासेस आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी। सब पे थंबनेल पे लेक्चर 1 2 3 सब लिखा हुआ एक साथ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या भैया जो आपकी क्लासेस हुई हैं, किसकी, इकोनॉमी की आपकी लगभग 19 क्लासेस हुई हैं, उसकी भी लिस्ट प्लेलिस्ट बना दी गई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी दिया गया है। ठीक है, अब अगर कोई परेशानी समस्या आपको है तो भैया आप हमें 9711410480 इस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हैं और आपको जो तैयारी है यकीन मानिए, आप अगर आपको कोई समस्या है, परेशानी है, जैसे क्लास हो रही है, क्लास में कोई समस्या परेशानी हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें लाइव डाउट सेशन किया जाता है टेलीग्राम पर लाइव डाउट सेशन किया जाता है। और ये जो लाइव डाउट सेशन किया जाता है टेलीग्राम चैनल पर किया जाता है, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर लाइव जुड़कर जो चीज़ें क्लास में समझ में ना आए सीधा मुझसे पूछ सकते हैं, जो क्लासेस चलेंगी और उन टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ये प्लेटफॉर्म काम करता है, पूरी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्लास में आप शुरू करता हूं, एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, मेरे नाम से, शुभम मिश्रा के नाम से यहाँ पर चैनल आप देख सकते हैं, ये चैनल मेरे नाम से है। यहाँ पर मैं आपको जो अपनी लाइफस्टाइल है वो दिखाता रहता हूँ, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे टेस्ट सीरीज को कैसे सॉल्व करना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं, उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए और मतलब इस तरह से जो आंसर राइटिंग है वो कैसे करना चाहिए, इस तरह के जो सेशन है मैं इस पे लेता रहता हूं और अपनी लाइफस्टाइल को भी थोड़ा दिखाता रहता हूं। तो आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ही इसको डील करता हूं। इसकी भी लिंक, शुभम मिश्रा वाले चैनल की भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको सीधा मैं डील करता हूं, आप कमेंट करते हैं, सीधा मैं पढ़ता हूं। ठीक है, तो इसको भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास को। क्लास नंबर 40 है आज, ये है ना, 40वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार सबसे पहले बताएं, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट करें प्लीज, सबसे पहले कमेंट करें। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था और लाइक का बटन जरूर दबा दे। क्लास नंबर 40 है ये, है ना, 40वीं क्लास है आपकी। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डीपीएसपी यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य के, और क्या भैया, डीपीएसपी और भैया ये जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार, इन दोनों विवाद था उसको हमने देखा। ठीक है, अब ये जो मामला है विवाद वाला, इसमें एक और टॉपिक जुड़ता है, एक और केस जुड़ता है। ठीक है, 1980 का क्या था भैया, मिनर्वा मिल्स केस था। ये क्या है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं इसे पॉज करता हूं। ठीक है, क्या है 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया था, संवैधानिक जो 42वां संविधान संशोधन था उस पर थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये क्या है, ये आप इतना समझिए कि डीपीएसपी और एफआर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, और अगर हम देखें कि ये जो विवाद है, जैसे डीपीएसपी मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में जो
विवाद है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में ने अभी ये जो हालिया फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हालिया जो मत है, सोचना है, विचार है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है भैया कि ये जो मूल अधिकार हैं, बात को समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया ये जो मूल अधिकार हैं और क्या है भैया, ये जो निदेशक तत्व हैं यानी कि डीपीएसपी है ना, ये क्या है, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है भैया, पूरक हैं, ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक इन दोनों के मतलब ये कह लें कि नीति निदेशक तत्व नहीं रहेंगे तो मूल अधिकार अधूरा है, और मूल अधिकार नहीं रहेगा तो निदेशक तत्व अधूरा है, तो एक दूसरे के बिना ये कह सकते हैं जीवित नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट मानता है अभी कि इन दोनों को क्या भैया, इसमें विरोधाभास जैसा मामला नहीं होना चाहिए कि आप ये देख रहे हैं कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच में विरोध है, ये इस प्रकार से हमें नहीं देखना चाहिए। क्या भैया, विरोधाभास देखना उचित नहीं है, ये क्या है सुप्रीम कोर्ट अभी मानता है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट इस पर ये अपनी व्याख्या करता है। तो क्या हम कह सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं इस पर कि भैया वर्तमान में एससी, सुप्रीम कोर्ट लिख रहा हूं, आप प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट लिखा करें, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी लिखकर ना छोड़ा करें, मैं आपको समझाने के लिए इसमें लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार की ऐसी व्याख्या की है, ऐसी विस्तृत व्याख्या कह सकते हैं, व्याख्या की है, क्या की है, ऐसी विस्तृत व्याख्या की है कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है ना, कि मूल अधिकार और भैया किसको, और निदेशक तत्वों यानी डीपीएसपी तत्व एक दूसरे के क्या नजर आते हैं, एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं, या पूरक बन गए हैं। तो क्या भैया, ये इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक बन गए हैं, ठीक है, यानी कि इसके बिना ये अधूरा है और इसके बिना ये अधूरा है, बात समझिएगा, ठीक है, तो बन गए हैं। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिससे विरोधाभास देखना उचित नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, ये कहना उचित नहीं है, विरोधाभास की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए दोनों को, एक दूसरे को, ठीक है। तो क्या भैया, जिसमें क्या कह सकते हैं, जिसमें विरोधाभास देखना उचित नहीं है, देखना उचित प्रतीत नहीं होता, या उचित नहीं है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं अभी हालिया वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में विवाद को लेकर, ठीक है, कि भैया दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और ये कहे कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना ये कह सकते हैं काम चल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो मूल अधिकार और निदेशक तत्व हैं हमारे, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, उनके बारे में अपनी टिप्पणी की है, व्याख्या की है, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, समान नागरिक संहिता। क्या देखते हैं भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है ये समान नागरिक संहिता? मैंने आर्टिकल 44, अभी हम लोग जब डीपीएसपी पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 44 देखा है ना, क्या भैया, समान नागरिक संहिता। ये संहिता क्या भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में हमने देखा था ना समान नागरिक संहिता। मैंने कहा था बाद में इस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। देखिए जब भी अच्छा समान नागरिक संहिता क्या है, मैंने बताया था ना कि भैया मतलब जो कानून है वो सभी पर समान होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हिंदू धर्म का कोई अलग कानून है, मुस्लिम धर्म का अलग कानून है, पारसी का अलग कानून है और जैन का अलग कानून है। ये नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों में समान कानून लागू होना चाहिए। अगर विवाह करने का जो मामला है अगर हिंदू में वही लागू हो रहा है तो मुस्लिम में भी वही लागू हो, पारसी में भी वही लागू हो। तो कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो कानून है सभी धर्मों पर समान तरीके से लागू होना चाहिए, वही समान नागरिक संहिता आप सीधे सीधे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट में मैंने बताया था आपको। अब ये हमारा जो मामला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पंथ निरपेक्ष राज्य यानी धर्म निरपेक्ष राज्य में समान नागरिक संहिता का महत्व क्या है। क्या भैया टॉपिक है हमारा क्या भैया कि पंथ निरपेक्ष राज्य में, पंथ निरपेक्ष समझ रहे हैं क्या,
एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं पंथ निरपेक्ष मतलब क्या है। पंथ निरपेक्ष राज्य और समान नागरिक संहिता देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता देखते हैं, ठीक है, संहिता देखते हैं। देखिए अब जब बात आती है, एक भारत क्या है, एक भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है ना, जहां पर सभी धर्मों को समान तरीके से महत्व दिया जाता है ना। ऐसा नहीं कहा जाता ना कि हिंदू धर्म ऊपर है और पारसी धर्म नीचे, ऐसा नहीं है। या इसी लेवल पर हिंदू भी है, इसी लेवल पर मुस्लिम भी है, इसी लेवल पर आपका पारसी भी है, जैन भी है और ईसाई भी है। सभी एक ही लेवल पर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब समान है, कानून की नज़रों में सब समान है। और जो पंथ निरपेक्ष है यानी देश जो है वो किसी के भैया हित में काम नहीं करेगा, ठीक है। तो भैया सबके लिए सब समान है, राज्य मानता है ना। तो भारत तो पंथ निरपेक्ष राज्य है ना। और यहां पर समान नागरिक संहिता की बात आती है ना, कि समान नागरिक संहिता में भी कहता है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून लागू होना चाहिए, ठीक है। तो भैया हम ये कह सकते हैं यहां पर कि पंथ निरपेक्ष राज्य में क्या है, जो संविधान बनाया गया है, जो विधि बनाई गई है ना, और जो ये कहें जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, ये कहीं ऊपर है। किससे कहीं ऊपर है? जो ईश्वरीय या आप ये कह सकते हैं धर्म का मामला है, धर्म के मामले से संविधान तो ऊपर है कि नहीं? धर्म ऊपर हुआ या संविधान ऊपर है? भैया हम कह सकते हैं क्या धर्म ऊपर है या संविधान ऊपर है? तो धर्म ऊपर नहीं है ना, संविधान ऊपर है ना। धर्म तो बहुत नीचे की बात आ गई, संविधान तो सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। जब शुरुआत की क्लासेस में शुरुआत की गई थी पहली क्लास, तो संविधान को बताया था ना भैया, ये तो सबसे ऊपर है। धर्म वगैरह, धर्म, जाति, समुदाय ये तो बहुत नीचे आ जाते हैं, संविधान सबसे ऊपर है। तो हम क्या कह सकते हैं भैया, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं भैया कि पंथ निरपेक्ष राज्य में मानव लिखित विधियां और संविधान क्या है, वो ईश्वरीय और धार्मिक क्या विधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या कह सकते हैं हम भैया यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य में मानव निर्मित, मतलब हम लोगों के द्वारा, हमारे आपके जैसे लोगों ने ही तो भैया क्या है संविधान लिखा है, कानून बना है ना। तो मानव लिखित विधियां यानी कानून, लॉज जो है, और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, ये जो है ये मानो मतलब ये जो कानून है और संविधान है वो क्या है, वो ईश्वरीय और धार्मिक विधियां जो हैं, क्या भैया, ईश्वरीय और धार्मिक विधियां, ठीक है, विधियों से क्या है, विधियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूँ? महत्वपूर्ण है, ठीक है, या माने जाते हैं, महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा देश का संविधान है, जो कानून है, वो क्या है, वो किससे कहीं ज़्यादा आगे है। जैसे धर्म कह ले कि भैया जैसे सती प्रथा हो गई, हिंदू धर्म में सती प्रथा थी ना, कि भैया जब हस्बैंड मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो पत्नी भी जाकर वहीं सती हो जाती थी, आग में जल जाती थी, है ना। तो ये सती प्रथा थी। तो ये कहा गया भैया ये धर्म, आप ये कहें कि हिंदू धर्म में ये होता है और ये मैं करूँगा और ये संविधान से ऊपर है, संविधान इसे नहीं, तो नहीं भैया, ये कहा भैया पंथ निरपेक्ष राज्य में मानव लिखित जो हमारा कानून है, संविधान है, ये ऊपर है और यही लागू होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है किसी धर्म में जो कहीं ना कहीं इस विधि से और संविधान को नीचा दिखाती है और या फिर कहे कानून तोड़ती है, तो उस धर्म से संबंधित वो जो कानून है, जो विधि है, वो कहीं ना कहीं रद्द की जाएगी, हटाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है भैया, यही तो बात हो रही है ना। समान नागरिक संहिता में क्या कहा गया है, समान नागरिक संहिता मतलब यही होता है ना, सभी के लिए सभी नागरिकों के लिए क्या है, समान कानून लागू होगा, समान कोड लागू होगा, है ना। समान कानून लागू होगा का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि हिंदू धर्म में कुछ और है, मुस्लिम धर्म में कुछ और है, पारसी में कुछ और है, तो ये नहीं चलेगा, एक कानून सब पर लागू होंगे। तो यही कहा गया है, ठीक है, कि पंथ निरपेक्ष राज्य और समान नागरिक संहिता। चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप चीज़ें बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और लाइक का बटन जरूर दबा दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, और एक बार कमेंट में बार बार कमेंट करते रहें। बेशक ये लाइव आप ये सोच रहे हो रिकॉर्डेड आप देख रहे हैं, बाद में आप देख रहे हो, तो भी आप कमेंट करते रहें, ताकि देखिए हर एक कमेंट को यहाँ पर पढ़ा जाता है और ये रिप्लाई भी दिया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें उसी तरीके से, जैसे अगर आप रिकॉर्डेड बाद में भी देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करते रहें। चलिए, अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए
यहां पर जो संविधान की बात आती है, ठीक है, यही वजह है कि भैया क्या है, यही वजह है कि संविधान को क्या कहा गया है, संविधान की सर्वोच्चता जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है कि नहीं। तो भैया संविधान की सर्वोच्चता क्या है भैया, सर्वोच्चता सबसे अधिक है ना, अधिक है कि नहीं। पहली क्लास में मैंने बताया था, पढ़ाया था, यही पढ़ाया था ना, यही वजह है कि संविधान की सर्वोच्चता सबसे अधिक है, ठीक है। अब बात आती है कि ये सब तो चीज़ें चल रही है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है भारत, और यहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, मतलब सभी के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक ही समान कानून होना चाहिए, सभी धर्म के लिए एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें तो है ना भैया, कही गई हैं। लेकिन जब बात धार्मिक अधिकारों की आती है ना, कि भैया कोई मुस्लिम धर्म कहे या फिर हिंदू धर्म कहे या पारसी कहे कि नहीं भैया हमारा ये धर्म है और हम इसी हिसाब से काम करेंगे, तो ये सामान्य नागरिक संहिता वाला मामला तब तो खत्म हो जाएगा, तब तो इस पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा ना। सामान्य नागरिक संहिता जो है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भैया, सामान्य नागरिक संहिता तो कहता है ना सभी नागरिकों पर समान कानून लागू हो। ऐसा ना हो कि भैया कोई हिंदू धर्म से है तो कोई अपना अलग कानून के तहत, अपने हिंदू धर्म के तहत यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है, इसी तरीके से काम कर रहा हो, मुस्लिम अलग कर रहे हैं, पारसी, तब तो भैया देश चल ही नहीं पाएगा, है ना, धर्म के हिसाब से। तो यही मसला, अगला टॉपिक हमारा यही है कि ये जो सामान्य नागरिक संहिता है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और धार्मिक जो अधिकार हमें मिले हैं, इन दोनों के बीच में कैसे क्या बनाया जाए, कैसे सामंजस्य बनाया जाए, कैसे एक बैलेंस लाने की कोशिश की जाए। तो क्या है भैया, धार्मिक अधिकार, ठीक है, जो रिलीजियस राइट मिले हैं, है ना, आर्टिकल 25(1) में देखा ना, धर्म का अधिकार हमें मिला है, तो धार्मिक अधिकार और सामान्य नागरिक संहिता, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो कैसे क्या है वो अब हम देखते हैं। देखिए, चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है, जब धार्मिक अधिकार की बात आती है ना, धार्मिक अधिकार का मतलब ये होता है कि हम अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया भैया, अनुच्छेद 25 में ये कहा गया कि भैया हमें किसी भी धर्म के आचरण का अधिकार है, उसको प्रमोट करने का, उसका एडवर्टीजमेंट करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमें राइट मिला हुआ है ना। तो अनुच्छेद 25 तो ये कहता है। अब ये जो अनुच्छेद 25 है, ठीक है, यानी जो धार्मिक अधिकार जिसे मिले हैं, धार्मिक अधिकार के जो समर्थक हैं उनका कुछ मानना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, एक उदाहरण लेकर समझाता हूं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, बात को समझिएगा, पर्सनल लॉ जो बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भैया वो 3 तलाक वाला मुद्दा मान लेते हैं। 3 तलाक वाला मुद्दा है ना, 3 तलाक वाला मुद्दा ये मानता है भैया कि ये सही है ना। अगर बोल दिया 3 तलाक की, तलाक है अलग अलग अवधियों में, तो भैया वो तलाक माना जाएगा, है ना। इस पर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लागू होगा। मतलब ये जो मुस्लिम धर्म है ये किसको मानता है, 3 तलाक को मान लेते हैं, मानता है। एग्जाम्पल दे, वो तो खत्म हुआ। तो भैया ये 3 तलाक को मानता था कि नहीं, तो भैया ये कहता था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, मतलब ये इनका अपना अलग बोर्ड है ना, इनका अपना अलग बोर्ड है, और 3 तलाक क्या है, इसी तरीके से हम तलाक की प्रक्रिया होती है, ठीक है। वो प्रोसेस नहीं होगा, कोर्ट कचहरी वाला मामला नहीं होगा, ये प्रोसेस होगा। तो ये क्या है, ये इसके समर्थक जो है धार्मिक अधिकार, वो कहते हैं भैया अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 25 के तहत हमें क्या मिला है, हमें ये स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, पर्सनल लॉ जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ये समुदाय ये मानता है, ये समुदाय ऐसा क्या करता है, ऐसा बताता है। तो क्या बताता था भैया, फिलहाल तो 3 तलाक मामला खत्म हो गया है ना, लेकिन क्या है, यहां पर एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया क्या है, ये जो सामान्य नागरिक संहिता क्या है, ये धार्मिक जो अधिकार हैं इसके अंतर्गत ये दिया गया कि भैया जो ये पर्सनल लॉ बोर्ड है ये इसी के अंतर्गत आता है। और धार्मिक अधिकार के मतलब में हमारे जो धर्म में ये अधिकार हमें मिला है कि हम भैया ये 3 तलाक और इस तरह से चीज़ों को क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें, है ना, मतलब इसको हम आचरण में ला सकें। ये सही है, क्योंकि हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो ये अधिकार क्या है, ये
ये मुस्लिम धर्म की बात थी, है ना, तो भैया यहाँ पर मुस्लिम धर्म अपने अलग तरीके से, अगर इनका अलग बोर्ड है तो वैसे हिंदू धर्म में भी ऐसी कुछ चीजें हो सकती थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो समान नागरिक संहिता वाली बात है वो तो मर जाती, वो तो खत्म हो जाती है ना। मतलब समान नागरिक संहिता क्या, सभी नागरिकों के लिए समान राइट, वो आपका कानून हो, संहिता हो, कोड हो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विरोधी दिखाई देता है ना। तो कहते हैं भैया ये जो समर्थक है इसके, है ना, धार्मिक अधिकार वाले जो समर्थक हैं वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि भैया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ये आता है, इसी के अंतर्गत, मतलब धार्मिक अधिकार वाला मामला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या 3 तलाक वाला क्या भैया धार्मिक अधिकार वाला मामला है। जबकि भैया ये जो समान नागरिक संहिता वाले जो समर्थक हैं, जो इसको मानते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भैया जो यूसीसी वाला यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी जो आपका समान नागरिक संहिता के इसके समर्थक जो हैं, एक मिनट, इसके जो समर्थक हैं वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं भैया कि सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण के लिए धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान क्या है, होना चाहिए। क्या मानते हैं इसके यूसीसी के समर्थक, कहते हैं भैया कि समर्थक इसके क्या कहते हैं, इसके कहते हैं कि भैया सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण, बात को समझिएगा भैया, सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर के लिए क्या है, सामाजिक कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, के लिए धार्मिक अधिकारों पर क्या है, अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान होना चाहिए, प्रावधान है, क्योंकि धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। क्या मतलब है इसका, क्योंकि धार्मिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वाला मामला जो है, वो जो आर्टिकल 25 वो क्या है, निरपेक्ष नहीं है। अब बात को समझिएगा, इसका क्या मतलब है, यूसीसी के जो समर्थक हैं, यानी जो लोग चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो, सभी धर्म पर इक्वल कानून लागू हो, वो इनका मानना क्या है, उनका मानना क्या है भैया कि सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर पर्सनल लॉ बोर्ड की बात आ रही है, जैसे मुस्लिम धर्म की बात हम कर लेते हैं, वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि एक मामला बहुत ज़्यादा ज्वलंत था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तलाक की बात हम एग्जाम्पल के रूप में करते हैं। तो वो जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए क्या था, उनके लिए वो वहाँ पर भैया उनका अपना अलग बोर्ड था, वहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो नहीं हो रहे थे भैया। वहाँ पर क्या था कि हाँ इन्होंने बोल दिया तो महिलाओं का अधिकार, मुस्लिम महिलाएं कहाँ जाती, वो तो भैया उनको उनका अपना अलग प्रावधान भी है भैया। इन्होंने तलाक दे दिया तो इनका गुजारा भत्ता जो महिलाओं को मिलता है ना, जैसे कोर्ट के थ्रू क्या है गुजारा भत्ता मिलता है महिलाओं को भैया, इतने साल तक जो भी कोर्ट फिक्स करती है, इनको जो पति है वो क्या है, इनके वो पैसे देते हैं इनके जीवन यापन के लिए, है ना, ये होता है। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम वाले मामले में क्या है, मुस्लिम महिलाओं को क्या है, यहाँ पर सिर्फ जो पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है भैया 3 महीने के लिए, मात्र 90 दिनों के लिए यहाँ पर इनको देंगे, ठीक है, रहने खाने का। 3 महीने बाद क्या करेगी वो महिला, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहता है इसके जो यूसीसी के समर्थक हैं, ठीक है, वो कहते हैं ऐसे जो कानून है किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी धर्म, यह है भैया यहाँ पे सामाजिक न्याय बने, ठीक है, सामाजिक एक कानून के तहत ये सारी चीजें हों, और सामाजिक कल्याण के लिए क्या है, ये धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान है। मतलब ये आप ये कहें कि भैया ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उनको कहे कि भैया इनको अधिकार मिले हुए हैं, धार्मिक अधिकार मिले हुए हैं तो ये कुछ कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भैया इनके कल्याण के लिए, सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को बनाए रखने के लिए, महिलाओं को यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, महिलाओं को यहाँ पर क्या है उनकी स्वतंत्रता मिल सके। ऐसा ना हो कि भैया कोई भी यहाँ पर इनको 3 बारी तलाक किसी भी तरीके से देकर और इनको बेदखल कर दे। तो क्या है, महिलाओं के सामाजिक न्याय की बात आ गई, सामाजिक कल्याण, किसी भी व्यक्ति के सामाजिक न्याय कल्याण की बात यहाँ पर लाने के लिए धार्मिक अधिकार पर प्रतिबंध का प्रावधान है। ये यूसीसी के समर्थक हैं, यानी कि समान नागरिक संहिता के समर्थक हैं, वो ये मानते हैं। और क्यों, ये क्यों है? क्योंकि भैया धार्मिक जो अधिकार वो निरपेक्ष नहीं है ना, निरपेक्ष नहीं है ना, वो भैया इस पर भी क्या है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे सती प्रथा वाला, कई लोगों को लग रहा होगा जैसे सती हिंदू धर्म में सती प्रथा वाला मामला था जो खत्म हुआ, तो सती प्रथा वाला ऐसा नहीं था भैया कोई हिंदू धर्म के लोग कहें भैया
कि सती प्रथा वाला जो है वो महिलाएं वह पति के साथ ही उनका भी अंत हो जाना चाहिए, तो ये मामला नहीं चलना चाहिए। ये कैसा रूल, ये कैसा रेगुलेशंस? नहीं भैया, जो रूल है रेगुलेशंस है वो सभी पर समान तरीके से लागू होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, समान नागरिक संहिता और क्या भैया, और धार्मिक अधिकार को हमने एक दूसरे को लिंक करके देखा, समझा, समझने की कोशिश की। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, एक बार आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें और कमेंट करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। चलिए अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो चल रही। अब मैंने जैसे यहाँ पर पर्सनल लॉ वाले मामले में महिलाओं का जिक्र किया, ठीक है, महिलाओं का जिक्र किया ना, तो अब हम देखते हैं महिला सशक्तिकरण और समान नागरिक संहिता कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है भैया, महिला सशक्तिकरण और जो विमेन एम्पावरमेंट की बात आ रही है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण और समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये देखिए एक फेमस केस आया हुआ था, शाहबानो केस था, 1986 में एक केस आया हुआ था। इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं, महिला सशक्तिकरण कैसे जुड़ा हुआ, समान नागरिक संहिता अगर लागू है होती है तो किस तरह से महिलाओं के लिए क्या फेवर है और क्या इतिहास रहा है इसका, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1986 में क्या हुआ, शाहबानो एक केस था। क्या आया, एक शाहबानो केस, शाहबानो वाद कह सकते हैं, इसके नाम से ये फेमस है, 1986 का शाहबानो वाद। देखिए यहां पर क्या हुआ, जो एक शाहबानो नाम की एक महिला थी, ठीक है, मुस्लिम महिला थी, शाहबानो नाम की 73 वर्षीय एक महिला थी। उनके पति ने क्या किया, उनके पति ने, ये शाहबानो है, शाहबानो, ठीक है, इनके जो ये पति हैं, ठीक है, इन पति ने, जो भी ए नाम से कोई भी इनका पति जो भी रहा, हस्बैंड रहा हो, तो इनके पति ने इनको 3 बार तालाक दे दिया, ठीक है। 3 बार कैसे तालाक दे दिया, वही कहकर कि भैया मैं तुम्हें तालाक देता हूं, मैं तुम्हें तालाक देता हूं, 3 बार बोलकर इनको तालाक दे दिया, ठीक है। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, ठीक है, दे दिया और इनको क्या किया भैया, इनको बेदखल कर दिया, ठीक है। अब इनको बेदखल कर दिया, 3 बार तालाक बोलकर कि तालाक देता हूं, तालाक देकर देता हूं, तालाक देता हूं, और 3 बार तालाक देकर शाहबानो को बेदखल कर दिया। और ये इनको शाहबानो को क्या भैया, भरण पोषण देने से मना कर दिया। मतलब वो जो भत्ता होता है कि भैया आपने अगर इनसे तालाक लिया तो इनको भत्ता दीजिए ना, ये कैसे गुजारा करेगी, अकेली महिला कैसे गुजारा करेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पति ने क्या किया, इनको भत्ता देने से मना कर दिया। क्या, भरण पोषण के लिए भत्ता, पैसे देने से मना कर दिया। भत्ता मतलब पैसे देने से इनका जो दिनचर्या वो कैसे चलाएंगे, अपनी ज़िंदगी कैसे काटेंगे, वो पैसे देने से मना कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने, जो शाहबानो थी, इन्होंने क्या किया, अब बच्चे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, जिम्मेदारी, तो वो कैसे चलाती, तो शाहबानो ने क्या किया, शाहबानो ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। क्या किया भैया, ये पहुंच गई कहाँ पर, ये न्यायालय पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, ये उच्च न्यायालय पहुंच गई, हाई कोर्ट पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई, हाई कोर्ट शाहबानो पहुंच गई। और क्या गई भैया, यहाँ पर शाहबानो जो उच्च न्यायालय पहुंची, तो उच्च न्यायालय में यहाँ पर शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया गया। शाहबानो के पक्ष में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, भैया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भैया इनको क्या है, इनको जो भरण पोषण वाला मामला है, इनको भत्ते वाला मामला है, वो क्या है, इनको यहाँ पर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके पति का दायित्व है, पति का दायित्व है, पति वो पूरा करे, हस्बैंड वो पूरा करे। और शाहबानो के पक्ष में यहाँ पर फैसला सुनाया 1986 में। और क्या कहा इस फेमस जजमेंट में, ठीक है, इस फेमस जजमेंट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा भैया कि पत्नी और बच्चों के लिए, क्या भैया, पत्नी और बच्चों के लिए क्या है, इनके पत्नी और मतलब कोई भी, शाहबानो ने या फिर कोई भी, पत्नी और बच्चों के लिए क्या है, इनके भरण पोषण का प्रावधान क्या है, किया जाना चाहिए। क्या है, किसी भी, चाहे अगर मुस्लिम महिला को इस तरह से अगर तलाक आप दे रहे हो तो भैया ऐसा नहीं कि आप मुक्त हो, आपका अपना धर्म का अपना कानून है तो आप मुक्त हो, नहीं, पत्नी और बच्चों के भरण पोषण के लिए, ठीक है,
इनकी ज़िंदगी को चलाने के लिए क्या भैया, इनको कहीं ना कहीं क्या है वो इनको भत्ता देना चाहिए, ठीक है, इनको क्या है पैसे देना चाहिए, इनको मतलब सपोर्ट के रूप में एक इकोनॉमिकली सपोर्ट या फिर किसी भी तरीके से आप इनको सपोर्ट करोगे, भत्ता दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो धर्म के बावजूद ये क्या है, धर्म बेशक इनका कहता है कुछ, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी नागरिकों पर लागू होता है। समान नागरिक संहिता स्थापित करने की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया ये सभी धर्म पर लागू कर दीजिए, समान नागरिक संहिता जो है वो सभी धर्म पर लागू कर दीजिए। इस मामले में साहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। और क्या कहा स्पष्ट रूप से साहबानो केस 1986 में साहबानो वाद में कहा सुप्रीम कोर्ट ने भैया कि संविधान और संसदीय विधि किसी भी धार्मिक विधि से श्रेष्ठ नहीं है। क्या कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने इस साहबानो केस में, ठीक है, ऐतिहासिक फैसला सुनाया साहबानो वाद में कहा कि क्या भैया कहा कि संविधान और संसदीय विधि किसी भी धार्मिक विधि से श्रेष्ठ है। बात को समझिएगा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया भैया कि भैया संविधान और संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है वो कहीं आगे है, कहीं ऊपर है। किससे कहीं ऊपर है? जो धार्मिक कानून है। मतलब ये संसद द्वारा कोई कानून बना, संसद हमारा जो संविधान है ये कहीं ऊंचे है और ये कहीं इधर नीचे है। क्या किसी धर्म में कोई कानून है, कोई विधि है, ये भैया ये बहुत नीचे है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की है। तो भैया सबसे ऊपर क्या है, यही। और कहा भैया ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि ये जो समान नागरिक संहिता है वो लागू करो, ठीक है, स्थापित करने की सिफारिश की थी, ठीक है, कि भैया सभी पर समान कानून लागू हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात आती है। ये हमने क्या देखा, यहाँ पर महिला हमने देखी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भैया और भी चीज़ें, यही सुप्रीम कोर्ट नहीं रुका बल्कि उच्चतम न्यायालय ने कहा भैया कि व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और शोषित किया जा रहा है। क्या कहा भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर, मैं अभी समझाता हूं इसका क्या मतलब है। व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर महिलाओं को क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है तथा क्या किया जा रहा है, तथा शोषित भी किया जा रहा है, ठीक है। मतलब महिलाओं को अपने मतलब धर्म का कानून बनाकर उनको शोषित किया जा रहा, प्रताड़ित किया जा रहा है। और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इन महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड संहिता लागू की जानी चाहिए। बात को समझिएगा, समझ रहे हैं ना कि भैया हमारा अपना कानून है हमारा धर्म का, तो ऐसा नहीं है कि भैया महिलाओं के लिए कुछ भी उनको प्रताड़ित करोगे, उनको शोषित करोगे, भैया उनका शोषण करोगे, उनका डिस्क्रिमिनेशन करोगे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। इससे पर क्या किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट था ये ऐतिहासिक यहाँ पर फैसला सुनाया। बातें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हैं ये देखते हैं, समस्याएं क्या हैं यूसीसी में, ठीक है। इसको लागू करने में यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू करने में समस्याएं क्या हैं। देखिए अभी तक की जो सरकारें थी, ठीक है, उन सरकारों ने इस पर क्या किया, इस पर कोई कानून नहीं बनाया, ठीक है। अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है वो सरकार इस पर आगे बढ़कर आई है और ये कहा है भैया कि ये यूसीसी को लागू कर दिया, ऑलमोस्ट कर ही दिया, यूसीसी को लागू कर दिया है। और जो पहला राज्य कौन सा है समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला, एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, एक यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, प्लीज़ बताएं।
उत्तराखंड है ना, तो भैया यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड ने इसको लागू कर दिया है। और इससे पहले तक की जो सरकारें थी उन्होंने क्या है, इसके लिए ड्राफ्ट भी नहीं लेकर आई थी सरकारें। ये प्रस्ताव जो है वो निरर्थक सा लग रहा है। यूसीसी ऐसा लग रहा था कि भैया सामान्य नागरिक संहिता, अच्छा लोग सोचते थे वोट बैंक वाला भी मामला था, है ना, और वोट बैंक वाला मामला था और सोच समझते थे कि भैया कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक तो नहीं चला जाएगा। तो ये सारी समस्याएं थी इस पर, ठीक है। और जो आप ये कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये क्या कह सकते हैं भैया, जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो यूसीसी है यानी नागरिक समान संहिता है, इसका विचार जो है वो अत्यधिक क्या है, तार्किक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्या है, क्या हम कह सकते हैं, सामान्य नागरिक संहिता, मैं सामान्य नागरिक संहिता को यूसीसी लिख रहा हूं, आप लोग सामान्य नागरिक संहिता लिख लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिख रहा हूं, ठीक है। तो यूसीसी का जो विचार है, विचार अत्यधिक क्या है, अत्यधिक तार्किक है, तार्किक प्रतीत होता है, कह सकते हैं प्रतीत होता है, एक मिनट, प्रतीत होता है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक या कह सकते हैं वर्तमान में ये सामाजिक मुद्दा ना बनकर, सामाजिक मुद्दा, एक मिनट पेन में थोड़ा सा, सामाजिक मुद्दा ना बनकर राजनैतिक मुद्दा बन गया है। क्या भैया, राजनैतिक मुद्दा बन गया है, हम ये कह सकते हैं मुद्दा हो गया है। इसलिए इस पर गहरे मतभेद भी दिखते हैं, मतभेद नजर आते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इसलिए इस पर गहरे मतभेद भी नजर आते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब वही कि भैया जो मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई कह रही है भैया हमारा वोट बैंक चला जाएगा अगर हमने यूसीसी को लागू कर दिया, है ना, वो वाला मामला। तो ये कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन अब देखिए जैसे उत्तराखंड ने लागू कर दिया यूसीसी को, तो और राज्य इस पर लागू कर सकते हैं। कई राज्य जहाँ पर होंगी जो वो लागू नहीं करेंगे, जो कि उनको पॉलिटिकल वाला मुद्दा है वो देखना है। तो ये मामला जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या है भैया, ये इस तरह से यूसीसी को हमने देखा, ठीक है, पूरा यूसीसी हमने देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है, अब हमारा जाकर ये डीपीएसपी ऑलमोस्ट खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, निर्देशक तत्व जो है वो हमने खत्म कर लिए, फिनिश कर लिया, ठीक है। अब हम लोग किसकी ओर बढ़ रहे हैं, संविधान संशोधन, हमारा नया टॉपिक कल से शुरू होगा, संविधान संशोधन, ठीक है। कैसे संविधान संशोधन किया जाता है, क्या प्रावधान है, आर्टिकल 368 किस तरह से ये प्रोविजन करता है, नया टॉपिक। अब हमारा डीपीएसपी पूरी तरीके से खत्म हुआ, फंडामेंटल राइट भी हमने पूरा खत्म कर लिया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 368 आर्टिकल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कैसे संविधान में संशोधन होता है, क्या प्रावधान है, इस पर देखेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करते हुए जाएं कि क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।